हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज प्रीति गुप्ता, योर्स आईटी एजुकेटर। तो बच्चों, यहाँ पर हम वापस आ गए हैं आपका बहुत ही नया सेशन लेकर, जो कि होने वाला है आपकी क्लास 12th इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस का फर्स्ट यूनिट, राइट। तो बच्चों, इसमें हम क्या करने वाले हैं, पहले आपको हम यहाँ पे थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग दे देते हैं कि हम क्या करने वाले हैं और क्या आपको यहाँ से सीखने को मिलने वाला है, राइट। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी के एग्जाम टर्म 1 के एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, 30 नवंबर से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, राइट। और आप लोगों के कंप्यूटर आईटी का भी एग्जाम है उन्हीं डेट्स के बीच में, राइट। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी होने वाली है कि हम क्या करेंगे। बहुत ही कम जो टाइम बचा हुआ है आपके पास, इतने सारे सब्जेक्ट है, सभी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, राइट। तो छोटे से टाइम में हम छोटी सी हमारी एक कोशिश जो हम कर सकते हैं, अगर जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है और उन लोगों के पास पढ़ने के लिए बहुत सारा मटेरियल अभी बचा हुआ है, और लास्ट मोमेंट पे अब हम क्या कर सकते हैं इस टाइम में। तो बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपके लिए हम वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हो सकते हैं या जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसको हम यहाँ पर इस सेशन में डिस्कस करेंगे, राइट। हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन रहेगा हमारा और उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, राइट। हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के साथ साथ चारों ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। उससे क्या होगा, अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो भी यहाँ पर आपकी वो प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। तो सिंपली बच्चों, आज हम जो जितने भी 50 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आपको सिंपली बैठ के देखना है वीडियो को, और जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपको लेना है 10 सेकेंड का पॉज, राइट। 10 सेकेंड का आप पॉज लेंगे, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे, देन अपने माइंड में अपना आंसर गैस करेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, राइट। अगर आपने चैप्टर को थोड़ा भी पढ़ा है या थोड़ा भी क्लासेस ली है इनकी, तो आपको माइंड में वो क्वेश्चन आ ही जाएगा, राइट। क्योंकि क्या होगा, 4 ऑप्शन है और चारों में से एक ही आंसर हो सकता है। तो उसके लिए बच्चों, आज क्या करेंगे, हम ये वीडियो देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। जो कि आज हमारा पहला यूनिट होने वाला है, वो है बच्चों आपका डेटा हैंडलिंग यूजिंग पैंडाज, राइट। पांडाज यूजिंग, मतलब यहाँ पे आपका पहला चैप्टर है वो कौन सा है बच्चों, डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग रिलेट करेगा आपकी पाइथन लैंग्वेज से, राइट। पाइथन लैंग्वेज में हम डेटा को कैसे हैंडल करते हैं, पांडास को रिलेट करते हुए या पांडास को यूज करते हुए, इसकी बहुत बड़ी डिटेलिंग तो आपने यूनिट में पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो बच्चों, आज हम उसके एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, राइट। एक बात और आपको बता देते हैं बच्चों, जैसे कि आप सभी को तो पता ही होगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो कैसा होने वाला है, एमसीक्यू बेस होने वाला है, राइट। तो इसमें जो एमसीक्यू बेस क्वेश्चन होने वाला है, उसमें आपको थ्योरी पोर्शन तो कुछ भी नहीं आएगा। जितना भी आएगा वो क्या रहेगा बच्चों, आपके एमसीक्यू के वे में रहेगा या एमसीक्यू के थ्रू वो क्वेश्चन आएंगे। होता क्या है बच्चों, जब आपको थ्योरी लिखने के लिए आती है, तो थ्योरी में हम क्या करते हैं, थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें या जो भी हमारे माइंड में आ रहे हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें उसको बनाकर हम लिख ही देते हैं, राइट। पर यहाँ पर क्या होता है, अगर आपके सामने एमसीक्यू आ रहे हैं तो सिंपल एक क्वेश्चन रहता है, 4 ऑप्शन रहते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन को क्लिक करना है या करेक्ट ऑप्शन को वहाँ पर लिखना होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और बिल्कुल काम होकर, बिल्कुल ठंडे माइंड से ये क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। और बच्चों, एग्जाम का भी प्रेशर लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी भी आपके पास टाइम है, अभी आप चीज़ों को अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो भी एग्जाम तक थोड़ा थोड़ा करते हुए वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, राइट। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है सॉरी बच्चों, राइट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, डैश कंटेन अ कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स दैट अलाउ अस टू परफॉर्म मैनी एक्शन विदाउट राइटिंग डिटेल प्रोग्राम्स फॉर इट, राइट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ का कलेक्शन है जिसको बिल्ड करने के लिए क्या होता है,
collection of built-in modules that allow us to perform many action without writing detailed program। मतलब क्या होता है, जिसका कलेक्शन होता है, बिल्ट इन मॉड्यूल का कलेक्शन होता है, जिसको हमें लिखे बिना हम क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स को परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है हमारा बच्चों वर्ड्स, ऑप्शन नंबर बी है विंडोज, ऑप्शन नंबर सी है पाइथन एंड ऑप्शन नंबर डी है बच्चों आपका नन ऑफ दिस। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, पाइथन इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स दैट अलाउ अस टू परफॉर्म मैनी एक्शन विदाउट राइटिंग डिटेल प्रोग्राम्स फॉर इट। मतलब ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स, मतलब मॉड्यूल्स का कलेक्शन होता है जो क्या करता है, तरह तरह के एक्शंस को परफॉर्म करता है विदाउट राइटिंग डिटेल्स प्रोग्राम। जैसे कि आपने देखा होगा जावा के लिए आपको बहुत सारी प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ती है, सी के लिए आपको बहुत सारी प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ती है ना। तो पाइथन में क्या होता है, इसके क्या होते हैं, बिल्ट इन कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के एक्शन को परफॉर्म करने में आपकी हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग देखिए। Python is an interpreted high-level general purpose programming language. It is design, philosophy, emphasize code readability with it, है ना, with its use of significant identification. Its language construct as well as its object-oriented approach aim to help programmers write clear logical code for a small and large-scale project। मतलब अगर आप कोई छोटा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो भी आप इस लैंग्वेज का यूज करते हो और कर सकते हो, और किसी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हो तो भी आप पाइथन लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, राइट। पाइथन इज ए इंटरप्रिटेटेड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज डिजाइन फिलोसॉफी एम्फेसाइज code readability with its use of significant indentation. Its language construct as well as its object-oriented approach aim to help programmers write clear, logical code for a small scale प्रोजेक्ट, राइट। तो ये क्या होता है बच्चों, प्रोग्रामर को क्या करती है, हेल्प करती है कि वो क्लियर लॉजिकल कोड लिख सके अपने छोटे प्रोग्राम के लिए या अपने बड़े प्रोग्राम के लिए, राइट। तो ये थी आपकी पाइथन लैंग्वेज। पाइथन कैसी लैंग्वेज है, इंटरप्रिटेड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये लाइन आपको याद रखनी है बच्चों, ये आपके एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरीज आर वेल एस्टेब्लिश्ड लाइब्रेरीज फॉर साइंटिफिक एंड एनालिटिकल यूज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी लाइब्रेरी होती है जो क्या रहती है, वेल एस्टेब्लिश रहती है, किस किस के लिए, साइंटिफिक और एनालिटिकल यूज के लिए, राइट। तो पहला ऑप्शन है बच्चों हमारा नमपे, ऑप्शन नंबर बी इज पांडास, ऑप्शन नंबर सी इज मैटप्लॉटलिब और ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी लाइब्रेरी होती है जिसको साइंटिफिक और एनालिटिकल यूज के लिए, एनालिटिकल प्रोग्रामिंग के लिए क्या किया जाता है बच्चों, यूज किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर बच्चों आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका नमपे, ऑप्शन नंबर बी इज पांडास, ऑप्शन नंबर सी इज मैटप्लॉटलिब, है ना, एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये सारी लाइब्रेरीज आपके साइंटिफिक और एनालिटिकल यूज में इस्तेमाल की जाती है, राइट। देखिए बच्चों यहाँ पर हम समझ लेते हैं क्या होता है नमपे। नमपे इज अ लाइब्रेरी फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब नमपे क्या है, आपकी लाइब्रेरी है, किसके लिए है बच्चों, आपके प्रोग्रामिंग मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, राइट। इसमें क्या क्या होता है, एडिंग सपोर्ट फॉर लार्ज मल्टी डायमेंशनल एरे एंड मैट्रिक्स, राइट, along with a large collection of high level mathematical function to operate and these array। मतलब numpy का मतलब क्या होता है, नंबर पाइथन, राइट। इसके लिए नंबर पाइथन आप समझेंगे। नंबर पाइथन किसके लिए होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए देखिए नंबर है और पाइथन है, राइट। नंबर पाइथन मतलब एडिंग सपोर्ट फॉर लार्ज मल्टी डायमेंशनल एरे एंड मैट्रिक्स, है ना, मल्टी डायमेंशनल एरे और मैट्रिक्स, राइट। इनको क्या करने के लिए, ऐड करने के लिए, अलोंग विथ लार्ज कलेक्शन ऑफ हाई लेवल मैथमेटिक्स फंक्शंस
टू ऑपरेट इन दीज एरेस, मतलब जो मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं उनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, हाई लेवल मैथमेटिकल फंक्शंस जो होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए एरे और मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। किसके अंदर बच्चों, नंबर पाइथन के अंदर या नमपे के अंदर। ओके, आगे चलते हैं। Pandas is a software library written for the Python programming language for a data manipulation and analysis. In particular, it offers data structures and operation for manipulating numerical tables and time series, right? It is a free software released under these clause BSD license। मतलब ये किसके अंदर यूज किया जाता है बच्चों, आपके नंबर ऑफ, देखिए मैनिपुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल टेबल एंड टाइम सीरीज, मतलब इन चीजों को क्या करने के लिए, मैनिपुलेशन करने के लिए आप पांडा सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, राइट। पांडा सॉफ्टवेयर की जो लाइब्रेरी होती है उनका यूज करते हैं। और पाइथन के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती है बच्चों, डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन फॉर मैनिपुलेटिंग न्यूमेरिकल टेबल एंड टाइम सीरीज, राइट। आगे चलते हैं। मैटप्लॉटलिब, राइट, it is a plotting library for Python programming language and its numerical mathematics extension NumPy is provide an object oriented API for embedding plots into applications using general purpose GUI toolkit like Twitter, WexPython, Qt and GTK, है ना, GTK। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है बच्चों, आपके मैटप्लॉटलिब के, ये आपके एग्जाम्पल हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारा, विच लाइब्रेरी अलाउ अस टू मैनिपुलेट, ट्रांसफॉर्म एंड विजुलाइज डेटा इजीली एंड इफिशिएंटली, राइट। तो इनमें से बताना है आपको कि इनमें से वो कौन सी लाइब्रेरी होती है जो आपको अलाउ करती है डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए एंड विजुलाइज डेटा इजीली एंड इफिशिएंटली। ओके, तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका नमपे, ऑप्शन नंबर बी इज पांडास, ऑप्शन नंबर सी इज मैटप्लॉटलिब, है ना। मैटप्लॉटलिब का मतलब होता है ये लाइब्रेरी होती है जो क्या करती है आपको, चलिए पहले तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से आपको बताना है बच्चों कि ये जो आपकी इनमें से वो कौन सी लाइब्रेरी होती है जो क्या क्या करती है आपको, अलाउ अस टू मैनिपुलेट, ट्रांसफॉर्म एंड विजुलाइज डेटा इजीली एंड इफिशिएंटली, राइट। तो नंबर पे भी क्या करता है, नम पे भी क्या करता है बच्चों, डेटा को मैनिपुलेट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है एंड विजुलाइज करता है। सेम पांडास भी क्या करता है, डेटा को क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है एंड विजुलाइज करता है। मैटप्लॉटलिब भी क्या करता है, डेटा को मैनिपुलेट, ट्रांसफॉर्म, विजुलाइज डेटा इफिशिएंटली एंड इजीली, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज इज अ करेक्ट आंसर। मतलब नमपे, pandas and matplotlib is the correct answer which is provide library us to manipulate, transform and visualize data easily and efficiently। okay, चलिए अब आगे चलते हैं। हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, नमपे स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पर आपको बताना है जो नमपे है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, राइट। देखिए पहला ऑप्शन है आपका नंबर प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी इज न्यूमेरिकल पाइथन, ऑप्शन नंबर सी इज न्यूमेरिकल एरे पाइथन एंड ऑप्शन नंबर डी इज नेस्टेड पाइथन, राइट। तो यहाँ पर जो है हमारा नमपे उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, आपका वो हो जाएगा, सॉरी मैंने आपको नंबर पाइथन बोल दिया था। तो नंबर पे का मतलब होता है यहाँ पर न्यूमेरिकल पाइथन, राइट। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर नमपे। ओके, नमपे स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। ओके तो बच्चों यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताइएगा कि आपके कितने आंसर करेक्ट हुए हैं और कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई है। कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है या कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है तो आप क्या करिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि मैम हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, आने वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, आपका वो क्वेश्चन उसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, राइट। क्योंकि हमें बच्चों पता होना चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ आया है और कौन सा क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत हुई है। ओके तो आप सिंपली क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा और उसमें मेंशन कर दीजिएगा कि मैम हमें ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया है। ओके चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा,
which package can be used for numerical data analysis and scientific computing। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से वो कौन सा पैकेज है जिसके लिए क्या क्या यूज होता है, जिसमें न्यूमेरिकल डेटा एनालिसिस एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए उस डेटा को या उस पैकेज को यूज किया जाता है। तो बच्चों पहला ऑप्शन है आपका नंपे, ऑप्शन नंबर बी इज पांडास, ऑप्शन नंबर सी इज मैटप्लॉटलिब या लिब आप उसको कह सकते हैं, एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दीज, राइट। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं न्यूमेरिकल डेटा एनालिसिस एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग की बात की जा रही है। तो बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, इसका फुल फॉर्म भी होता है, इसका फुल फॉर्म ही होता है नंबर पाइथन, राइट। नंबर पाइथन, सॉरी न्यूमेरिकल पाइथन, ओके, न्यूमेरिकल पाइथन होता है। अब न्यूमेरिकल इसमें है और यहाँ पर भी न्यूमेरिकल डेटा एनालिसिस आ रहा है, तो न्यूमेरिकल पाइथन ही तो न्यूमेरिकल डेटा का एनालिसिस करेगा, है ना। तो वो कौन सा पैकेज हो जाएगा आपका बच्चों, आपका NumPy पैकेज कैन बी यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल डेटा एनालिसिस एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज NumPy, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा डैश यूजेस a multi-dimensional array object and has a function and tools for working with these arrays। तो इनमें से बच्चों सेम वही 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है बच्चों आपका न्यूमेरिकल पाइथन, राइट। मैं हमेशा नंबर उसको काउंट कर रही हूँ, तो इसका मतलब जो ऑप्शन है वो क्या है, न्यूमेरिकल पाइथन। ऑप्शन नंबर बी इज पांडास, ऑप्शन नंबर सी इज मैटप्लॉटलिब एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दिस, राइट। तो बच्चों इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज न्यूमेरिकल पाइथन। न्यूमेरिकल पाइथन uses a multi-dimensional array object and has functions, सॉरी बच्चों थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है बोलने में, है ना, ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड हैज फंक्शंस एंड टूल्स फॉर वर्किंग विथ दीज एरे। तो बच्चों जो आपका न्यूमेरिकल एरो होता है वो क्या करता है, मल्टी डायमेंशनल एरे को यूज करता है फॉर अ फंक्शन एंड टूल्स फॉर वर्किंग दीज एरे। मतलब इन एरे पर वर्क करने के लिए आपको न्यूमेरिकल पाइथन की जरूरत पड़ती है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज न्यूमेरिकल पाइथन, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं। सेम अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। पांडास स्टैंड्स फॉर, तो पांडास का फुल फॉर्म क्या होता है आपको यहाँ पर ये बताना है। तो पांडास का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, ये देखिए। पहला ऑप्शन है पीनल डेटा, ओके। ऑप्शन नंबर बी इज पैनल डेटा सिस्टम एंड ऑप्शन नंबर डी इज पांडास डेटा स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर डी इज पांडास नंबर डेटा स्ट्रक्चर। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा penal data system, right? Penal data system is a right answer of pandas, ओके। तो ये भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा बच्चों हमारा, डैश इज अ हाई लेवल डेटा मैनिपुलेशन टूल्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन टूल यूज्ड फॉर एनालाइजिंग डेटा। तो इनमें से बच्चों वो कौन सा डेटा टूल है जो हाई लेवल डेटा को मैनिपुलेशन के लिए यूज किया जाता है और डेटा एनालाइजिंग के लिए भी यूज किया जाता है। देखिए बच्चों पहला ऑप्शन है आपका न्यूमेरिकल पाइथन, ऑप्शन नंबर बी इज पांडास, ऑप्शन नंबर सी इज मैटप्लॉटलिब एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दी। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पांडास, राइट। क्योंकि पांडास क्या है, हाई लेवल डेटा मैनिपुलेशन टूल यूज्ड फॉर एनालाइजिंग डेटा। मतलब ये क्या करता है, हाई लेवल डेटा मैनिपुलेशन टूल है जो क्या करता है, डेटा को एनालाइजिंग करने का काम करता है या डेटा को एनालाइज करने के लिए ये यूज किया जाता है, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों हमारा, पांडास इज बिल्ट ऑन पैकेजेस लाइक। तो मतलब जो पांडास बिल्ट होते हैं उनके पैकेजेस और कौन कौन से होते हैं साथ ही साथ। तो देखिए बच्चों पहला ऑप्शन होता है आपका नमपे, ऑप्शन नंबर बी होता है साइपे, ऑप्शन नंबर डी इज मैटप्लॉटलिब एंड ऑप्शन नंबर डी इज बोथ ए एंड सी।
तो बच्चों जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि पांडास के साथ कौन कौन सी लाइब्रेरी आती है, तो यहाँ पर बच्चों पांडास के साथ नमपे और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी यूज होती है। मतलब ये भी किसका हिस्सा है, आपके पांडास इज बिल्ट ऑन पैकेजेस लाइक नमपे एंड मैटप्लॉटलिब, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों हमारा, देखिए, पांडास हैज डैश इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर। तो पांडास के पास कितने इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होते हैं आपको ये बताना है। तो पहला है बच्चों आपका 1, ऑप्शन नंबर बी इज 2, ऑप्शन नंबर 3 इज ऑप्शन नंबर सी इज 3 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 4। तो बच्चों पांडास हैज 3 इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर। अब वो कौन कौन से हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए पांडा सीरीज इज वन देखिए पहले कौन कौन से वो हम देख लेते हैं। देखिए द पांडा सीरीज इज वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे केपेबल ऑफ होल्डिंग डेटा ऑफ एनी टाइप ऑफ इंटीजर। मतलब ये क्या करता है, मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं जो क्या करते हैं, डेटा को हैंडल करने का काम करते हैं, राइट। कौन कौन से टाइप के डेटा को हैंडल करने का काम करते हैं, तो पहले वो समझ लेते हैं। तो देखिए पहला है बच्चों आपका इंटीजर, दूसरा है स्ट्रिंग, थर्ड है आपका फ्लोट, फोर्थ है आपका पाइथन एंड फिफ्थ है बच्चों आपका ऑब्जेक्ट, राइट। दी एग्जिस्ट लेबल आर कलेक्टिवली कॉल्ड इंडेक्स। पांडा सीरीज इज नथिंग बट अ कॉलम इन एन एक्सेल सीट। मतलब पांडास क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जैसे आपकी एक्सेल सीट होती है उसी तरीके का क्या होता है बच्चों यहाँ पर पांडास होता है, राइट। पांडास इज अ सीरीज, राइट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पांडास इज अ सीरीज नथिंग बट अ कॉलम इन एन एक्सेल शीट। आगे चलते हैं, पांडास डेटा फ्रेम इज अ 2 डायमेंशनल साइज म्यूटेबल potentially heterogeneous tabular data structure with labeled axes, rows and columns। मतलब जो सेकंड है यहाँ पर वो कौन सा है, पहला क्या हुआ बच्चों आपका सीरीज हो गया, सेकंड क्या होता है डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों आपका, 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, साइज म्यूटेबल और पोटेंशियली हेट्रोजीनियस टेबुलर डेटा स्ट्रक्चर विद लेबल। कौन कौन से होते हैं इसमें बच्चों, रो एंड कॉलम, इसलिए इसको क्या कहा गया है, 2 डायमेंशनल डेटा फ्रेम या 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, राइट। आगे देखिए, अ डेटा फ्रेम इज अ 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर that is data is aligned in a tabular fashion in a row and column indexing and selecting data। मतलब यहाँ पर क्या होता है, मतलब ये क्या है, 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, रोज एंड कॉलम आ जाते हैं, राइट। तो रो किसके लिए हो गया, इंडेक्सिंग के लिए, और कॉलम्स किसके लिए हो गए आपके, सिलेक्टिंग डेटा के लिए, मतलब जहां से आप डेटा क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं, इन पांडास पैनल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंटेनर फॉर अ 3 डायमेंशनल एरे, राइट। ये क्या हो गया, 3 डायमेंशनल एरे हो गया। द नेम फॉर अ 3 एक्सिस आर इंटेंडेड टू गिव some semantic meaning to describe operations involving penal data and in particular econometric analysis of penal data in pandas panel shapes can be used to get a tuple of axis dimensional। तो यहाँ पर बच्चों आपको ये देखना था कि पांडास का जो डेटा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देख रहे हैं पांडास हैज इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर। तो पांडास के पास 3 तरीके के इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है बच्चों मल्टी डायमेंशनल, दूसरा होता है 2 डायमेंशनल और थर्ड होता है आपका 3 डायमेंशनल। ये क्या है, इसके इंपॉर्टेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हो गए। तो यहाँ पर बच्चों आप समझ गए कि जो 2 डायमेंशनल होता है उनमें कौन कौन से डायमेंशन कंटेन होते हैं। पहला होता है रो, दूसरा होता है कॉलम, राइट। और जो आपका सिंगल मतलब 1 डायमेंशनल लेबल्ड एरे होता है उसमें क्या होती है, सीरीज टाइप का वो स्ट्रक्चर होता है। और जो आपका थर्ड है क्या है, 3 डायमेंशनल एरे, इसमें 3 एक्सिस होते हैं, राइट। कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर देखिए कहीं दिख रहा है आपको, तो देखिए इकोनॉमिक मैट्रिक एनालिसिस ऑफ पेनल डेटा इन पांडास। यहाँ पर 3 तरीके के होते हैं, जो 2 डायमेंशनल होता है उसमें 2 तरीके के होते हैं, और जो 1 डायमेंशनल होता है उसमें 1 तरीके का डेटा स्ट्रक्चर इनेबल या काउंट किया जाता है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों हमारा, द डैश लाइब्रेरी इन पाइथन इज यूज फॉर प्लॉटिंग ग्राफ्स एंड विजुअलाइजेशन। तो आपने अगर पाइथन पढ़ी होगी बच्चों, या फिर कोई भी प्रोग्राम आपने बनाया होगा
तो उसमें आपने देखा होगा कि आप में कोई भी चीज़ की आप प्लॉटिंग कर रहे हो या ग्राफ बना रहे हो या विजुअलाइजेशन के लिए कौन सी लाइब्रेरी का यूज़ किया जाता है, ये आपने देखा होगा, राइट। अगर आपने कुछ भी डिज़ाइनिंग की होगी पाइथन के अंदर या कुछ भी मतलब ग्राफ बनाया होगा कभी, तो आपको पता होगा कि उस पाइथन के अंदर कौन सी लाइब्रेरी यूज़ की जाती है। ओके, तो पहला ऑप्शन है बच्चों आपका न्यूमेरिकल पाइथन, ऑप्शन नंबर बी इज पांडास, ऑप्शन नंबर सी इज मैटप्लॉटलिब एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दी। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है जो आपका मैटप्लॉटलिब होता है, इस तरह की जो लाइब्रेरी होती है वो किस लिए यूज की जाती है पाइथन के अंदर, फॉर अ प्लॉटिंग ग्राफ्स एंड विजुअलाइजेशन के लिए आपकी मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी यूज की जाती है, राइट। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों हमारा, विच पैकेज कैन बी यूज फॉर जनरेट पब्लिकेशंस, क्वालिटी प्लॉट्स, हिस्टोग्राम्स, बार चार्ट, स्कैटर प्लॉट एक्सेट्रा। तो सिंपल ये पहले वाले क्वेश्चन मतलब हमारा जो 11 नंबर का क्वेश्चन था सेम उसी पे ये आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से हम कौन से पैकेज का यूज करते हैं फॉर अ पब्लिकेशन, क्वालिटी प्लॉट्स जनरेट करने के लिए, हिस्टोग्राम जनरेट करने के लिए, बार ग्राफ और स्कैटर प्लेट्स को जनरेट करने के लिए, इनमें से हम किस पैकेज का या किस लाइब्रेरी का यूज करते हैं। तो पहला ऑप्शन है बच्चों आपका न्यूमेरिकल पाइथन, ऑप्शन नंबर बी इज पांडास, ऑप्शन नंबर सी इज मैटप्लॉटलिब एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दीज। तो सेम यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, जो प्लॉटिंग करने के लिए, ग्राफ्स बनाने के लिए और विजुअलाइजेशन के लिए किस लाइब्रेरी का यूज कर रहे थे, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का। सेम यहाँ पर हमें क्या करना है, जनरेट करना है पब्लिकेशन क्वालिटी प्लॉट्स, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, स्कैटर प्लॉट्स। तो सेम यहाँ पर भी हम कौन सी लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज करके हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी तरीके के प्लॉट्स बना सकते हैं, हिस्टोग्राम, बार चार्ट्स, स्कैटर प्लॉट्स, ये सारी मतलब चीजें आप जनरेट कर सकते हैं या डिजाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आइडेंटिफाई द वैलिड कमांड टू इंस्टॉल पांडास। तो पांडास को इंस्टॉल करने के लिए वैलिड कमांड कौन सी होती है आपको यहाँ पर पहचानना है। तो पहला है बच्चों आपका इंस्टॉल पांडास, ऑप्शन नंबर बी इज पिप पांडास, PIP पांडास, राइट। ऑप्शन नंबर सी इज PIP इंस्टॉल पांडास, ऑप्शन नंबर डी इज पाइथन इंस्टॉल पांडास, राइट। तो यहाँ पर बच्चों जो पांडास को इंस्टॉल करने के लिए जो वैलिड कमांड होती है वो होती है आपकी PIP इंस्टॉल पांडास। ओके, ये मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर सी है PIP इंस्टॉल पांडास, इस कमांड के थ्रू आप अपने सिस्टम में अपनी पाइथन के अंदर पांडास को इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, देखिए क्या है, इंस्टॉल पाइथन, टाइप इन कमांड PIP इंस्टॉल मैनेजर, वंस फिनिश टाइप द फॉलोइंग PIP इंस्टॉल पांडास, wait for the downloads to be over and once it is done you will be able to run pandas inside your python program और विंडोज, राइट। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, कमेंट के अंदर ये कमांड देना है आपको PIP इंस्टॉल मैनेजर। तो आपकी क्या हो जाएगी, जो पांडास है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही वो डाउनलोड कंप्लीट होता है आपके पाइथन लैंग्वेज के अंदर आपका पांडास इंस्टॉल होकर आपको शो होने लगेगा, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जिसके लिए पांडास को इंस्टॉल करने की वैलिड कमांड आपको याद रखना है PIP इंस्टॉल पांडास। ओके, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो एक सेकंड का हम ब्रेक लेंगे। राइट, तो यहाँ पे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 14 हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों हमारा, डैश इज यूज्ड टू मैनिपुलेट द डेटा व्हेन इट इज इन टेबुलर फॉर्मेट। तो मतलब इनमें से आप कौन सी कमांड या कौन सी लाइब्रेरी का यूज करोगे जब आपको डेटा को मैनिपुलेट करना होगा, जब वो किस फॉर्म में हो, टेबुलर फॉर्मेट में हो, राइट। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका numpy, ऑप्शन नंबर बी इज पांडास, ऑप्शन नंबर सी इज मैटप्लॉटलिब एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दिस। तो देखिए आपको क्या करना है, डेटा को मैनिपुलेट करना है, तब वो कैसे फॉर्म में हो, आपके टेबुलर फॉर्मेट में हो। तो उसके लिए बच्चों हम
तो उसके लिए बच्चों हम कौन सी लाइब्रेरी यूज करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दैट इज पांडास लाइब्रेरी यूज करेंगे किसी भी डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, जब वो किस फॉर्मेट में हो, आपके टेबुलर फॉर्मेट में हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज पांडास। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों हमारा, डैश इज यूज्ड फॉर न्यूमरिक एरे बेस्ड डेटा मैनिपुलेशन। मतलब न्यूमरिक जो एरे होता है आपके, उसके बेस के ऊपर जो डेटा मैनिपुलेशन करना है, उसके लिए कौन सी लाइब्रेरी का इनमें से यूज किया जाता है। तो पहला है बच्चों आपका न्यूमेरिकल पाइथन, ऑप्शन नंबर बी इज पाइथन, ऑप्शन नंबर सी इज मैटप्लॉटलिब एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, न्यूमेरिकल डेटा, मतलब न्यूमेरिक डेटा है उसको क्या करना है, मैनिपुलेट करना है, उसके लिए कौन सी लाइब्रेरी आप यूज कर सकते हो। तो उसके लिए बच्चों आप न्यूमेरिकल पाइथन लाइब्रेरी यूज करोगे किसी भी तरीके के डेटा को क्या करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए। मतलब न्यूमेरिक पाइथन इज यूज्ड फॉर न्यूमेरिक एरे बेस्ड ऑन डेटा मैनिपुलेशन। मतलब न्यूमेरिक एरे डेटा को यूज करने के लिए आप नंबर पाइथन या न्यूमेरिकल पाइथन लाइब्रेरी का यूज करोगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, डैश हैव अ सिंपलर इंटरफेस फॉर ऑपरेशंस लाइक फाइल लोडिंग, प्लॉटिंग, सिलेक्शन, ज्वाइनिंग, ग्रुप बाय एक्सेट्रा। मतलब ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप कौन सी लाइब्रेरी का यूज करोगे। पहला ऑप्शन है आपका न्यूमेरिकल पाइथन, ऑप्शन नंबर बी इज पांडास, ऑप्शन नंबर सी इज मैटप्लॉटलिब एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दी। तो बच्चों इसके लिए देखिए आपके पास कौन कौन से ऑपरेशंस हैं। पहला है फाइल लोडिंग, प्लॉटिंग, सिलेक्शन, ज्वाइनिंग और ग्रुप बाय। तो इसके लिए आप कौन सी लाइब्रेरी यूज करोगे बच्चों, पांडास की लाइब्रेरी यूज करोगे ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों हमारा, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज एंड ऑपरेशंस that can be applied to that data. It enable efficient storage, retrieval and modification of the data. मतलब यहाँ पर उस चीज का कलेक्शन बताना है जो क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है किसी भी डेटा के ऊपर, और क्या इफिशिएंट मतलब क्या इनेबल करता है, स्टोरेज, रिट्रीवल और मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटा को क्या करता है, रिट्राइव करने में आपकी हेल्प करता है। तो पहला क्या है बच्चों आपका एरे, ऑप्शन नंबर बी इज सीरीज, ऑप्शन नंबर डी इज डेटा फ्रेम्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज डेटा स्ट्रक्चर। राइट, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि क्या होगा, डेटा स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज होता है, एंड ऑपरेशन दैट कैन बी अप्लाइड टू द डेटा। और मतलब जो भी ऑपरेशन आप डेटा के ऊपर अप्लाई करोगे वो उन चीजों का क्या रहेगा, कलेक्शन रहेगा। ये क्या इनेबल करेगा, एफिशिएंट स्टोरेज, रिट्रीवल एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटा। मतलब ये सारी चीजों को इनेबल कर देगा। राइट, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, देखिए an array is a collection of items stored at contiguous memory location. The idea is to store multiple items to the same type together. It makes it easier to calculate the position of each element. Right, ये क्या करता है, each मतलब जितना भी डेटा आप उसमें डालते जा रहे हो वो क्या करता है, उनको अपने अकॉर्डिंग सेट करते जाएगा। राइट, देखिए by simple adding of offset to base values, right, that is memory location of the first element of the array generally denoted by the name of the array। मतलब जो भी आप array को या जो भी डेटा आप उसमें डाल रहे हो पर्टिकुलरली वो क्या कर रहा है, array का नाम वहां पर क्या करते जा रहा है, डिनोट करते जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, Python has primitive or basic data structure such as float, integer, strings and boolean. Python has also non-primitive data structure such as list, tuples, dictionaries and sets. Non-primitive data कौन कौन सा हो जाएगा, non-primitive data structure stored a collection of values in a various format rather than a single value। तो ये दोनों चीजें थी बच्चों आपकी पाइथन के अंदर। पाइथन क्या था यहाँ पर, डेटा स्ट्रक्चर क्या था आपका, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड ऑपरेशन दैट कैन बी अप्लाइड ऑन ऑफ द डेटा। मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा है और ऑपरेशन ऑफ डेटा है, जो भी ऑपरेशन आप उस डेटा के ऊपर परफॉर्म करना चाह रहे हो। और ये क्या इनेबल करेगा, स्टोरेज,
रिट्रीवल एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटा, ये सारी चीजों को क्या करेगा, इनेबल कर देगा। ओके चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों हमारा, A dash is a combination of sequence of values and data labels, right? तो इसका पहला ऑप्शन है बच्चों आपका सीरीज, ऑप्शन नंबर बी इज डेटा फ्रेम्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज एरे, ऑप्शन नंबर डी इज लिस्ट। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज का कॉम्बिनेशन इन डेटा लेबल्स, इसको क्या कहा जाएगा, देखिए सीरीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरीज। A series is a combination of sequence of values, जो सीरीज होती है वो क्या होती है, combination of sequence values of values and data labels, मतलब जो आपकी सीरीज होती है वो क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है आपकी सीक्वेंस वैल्यूज एंड डेटा लेबल्स का, राइट। डेटा लेबल्स और वैल्यूज दोनों का कॉम्बिनेशन करके उनको सीरीज या सीक्वेंस में जमा देना ही क्या कहलाता है, आपका सीरीज कहलाता है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों हमारा, A series is a one-dimensional array containing a sequence of values of dash data type, मतलब जो आपकी सीरीज होती है वन डायमेंशनल एरे के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज को सीक्वेंस में क्या करती है, अरेंज करके रखती है या डाल के रखती है, या मतलब उसमें एक स्टैक बना के रखती है, राइट। तो पहला है बच्चों आपका इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड एनी टाइप का, कोई भी टाइप के डेटा को वो अपने एरे में क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनी, मतलब इंटीजर भी हो सकता है वो, फ्लोट भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकता है। मतलब अ सीरीज इज अ वन डायमेंशनल एरे containing a sequence of values like integer, float, list, string type, data type। मतलब यहाँ पर आपने देखा ही था कि जो आपकी सीरीज होती है वो क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है आपका वैल्यूज एंड डेटा लेबल्स का, मतलब डेटा लेबल्स और वैल्यूज दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। और यहाँ पर अगर वो वन डायमेंशनल एरे के अंदर अपने डेटा को स्टोर कर रही है सीक्वेंस में, तो उसकी वैल्यू कैसी हो सकती है, मतलब वो डेटा कैसा हो सकता है, उसका डेटा इंटीजर के फॉर्म में भी हो सकता है, फ्लोट के फॉर्म में भी हो सकता है, लिस्ट के फॉर्म में भी हो सकता है और स्ट्रिंग के फॉर्म में भी वो डेटा टाइप हो सकता है। ओके चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों हमारा, द data label associated with a particular value is called its dash। तो यहाँ पर आपको बताना है जो डेटा लेबल होता है वो एसोसिएट करता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू को, तो वो क्या कहलाता है, राइट। तो वो कहलाता है आइटम, वो कहलाता है वैल्यू, वो कहलाता है कॉलम, या वो कहलाता है इंडेक्स। इसमें से आपको ये बताना है, राइट। तो देखिए बच्चों, जो आपको डेटा लेबल होता है वो एसोसिएट करता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू को, तो वो क्या कहलाता है, आपका इंडेक्स कहलाता है, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। ओके चलिए अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। कैन बी असाइन वैल्यूज ऑफ अदर डेटा टाइप एज एन इंडेक्स टू अ सीरीज ऑब्जेक्ट, मतलब जो पूछा है आपसे, क्या हम किसी भी कैन बी असाइन वैल्यूज ऑफ अदर डेटा टाइप एज एन इंडेक्स, क्या हम किसी भी अदर टाइप की वैल्यू को असाइन कर सकते हैं इंडेक्स के अंदर टू अ सीरीज ऑब्जेक्ट, राइट। तो देखिए यस, नो, यस बट ओनली न्यूमेरिक टाइप, यस बट ओनली बुलियन टाइप, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यस। हाँ, हम किसी भी सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी भी इंडेक्स के अंदर किसी भी अदर टाइप का डेटा टाइप किसी भी कोई सा भी डेटा टाइप क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ देखा था कि हमने सीरीज के अंदर क्या किया था, देखिए द डेटा लेबल एसोसिएट विद अ पर्टिकुलर वैल्यू इस क्या करता है, इंडेक्स कहलाता है। मतलब जो डेटा लेबल होता है वो एसोसिएट करता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू को, तो वो क्या कहलाता है, इंडेक्स कहलाता है। और यहाँ पर हमसे पूछा है कैन बी असाइन वैल्यू ऑफ अदर डेटा टाइप एज एन इंडेक्स, मतलब किसी अदर तरह की वैल्यू को क्या हम डेटा टाइप के रूप में इंडेक्स के अंदर असाइन कर सकते हैं एज अ सीरीज ऑब्जेक्ट। तो हाँ, हम क्या कर सकते हैं, असाइन
कर सकते हैं, क्या मतलब पूछा गया है इंडेक्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके का डेटा टाइप असाइन कर सकते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो बूलियन हो, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हाँ बट ओनली न्यूमरिक टाइप, हाँ बट ओनली न्यूमरिक एंड बूलियन टाइप, इस तरीके की कोई भी बाउंडेशन नहीं है। उसमें आप इंटीजर, बूलियन, न्यूमरिक, बूलियन किसी भी तरीके का डेटा टाइप असाइन कर सकते हो। ओके आगे चलते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। सीरीज कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग डैश। तो सीरीज आपको क्रिएट करना है तो आप किसकी हेल्प से, किसकी हेल्प लेकर सीरीज को क्रिएट करोगे। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका स्केलर वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी इज लिस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज नमपे एरे, ऑप्शन नंबर डी इज डिक्शनरीज एंड ऑप्शन नंबर ई इज ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों अगर आपको सीरीज को क्रिएट करना है तो आपको कौन कौन सी चीज यूज कर सकते हो, स्केलर वैल्यू भी यूज कर सकते हो, लिस्ट भी यूज कर सकते हो, न्यूमेरिकल पाइथन एरे भी आपको यूज करना पड़ेगा, डिक्शनरी भी यूज कर सकते हो। मतलब ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो एक सीरीज को क्रिएट करने के लिए। ओके आगे चलते हैं। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो गया, अ सीरीज कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग स्केलर वैल्यू, लिस्ट, नंबर पाइथन, सॉरी न्यूमेरिकल पाइथन एरे और डिक्शनरीज। मतलब ये सारी चीजों को यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, सीरीज को क्रिएट कर सकते हो। ओके चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों हमारा, इन द गिवन कोड, आपके सामने एक कोड लिखा हुआ है, in the given code a series is created from dash values, values है ser1 है ना, equal pd dot series equal ब्रैकेट में आपका है 20, इंडेक्स इक्वल रेंज ब्रैकेट में है 4, राइट। तो ये कौन सी वैल्यू है आपको ये बताना है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए है आपका स्केलर वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी इज लिस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज न्यूमेरिकल पाइथन एरे एंड ऑप्शन नंबर डी इज डिक्शनरी, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक बच्चों जो कोड है वो क्या कहलाता है आपको वो बताना है। तो वो कहलाता है बच्चों आपका स्केलर वैल्यू, क्योंकि वो लिस्ट तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या बता रहा है, उसकी रेंज बता रहा है। इसकी रेंज मतलब वो 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा, राइट। तो वो किस फॉर्म में होगा, स्केलर वैल्यू होगी उसकी। ओके चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग देख लेते हैं। A scalar value refers to a single value. A scalar value refers to a single value. For example, string number, variable, and column. A scalar value a scalar value is in contrast to a set of values in mathematical terms. Every point in space is represented as a scalar value. मतलब जो scalar value होती है वो क्या होती है, आपकी सिंगल वैल्यू होती है। जैसे कि किसी स्ट्रिंग का नंबर, कोई वेरिएबल, कॉलम। स्केलर वैल्यू इज अ कंट्रास्ट टू अ सेट ऑफ वैल्यू। मतलब ये क्या होती है, कंट्रास्ट होता है सेट ऑफ वैल्यूज का। इन मैथमेटिकल टर्म एवरी पॉइंट इन स्पेस इज रिप्रेजेंटेड एज अ स्केलर वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ बच्चों स्केलर वैल्यू क्या होती है। स्केलर वैल्यू रिफर करती है किसी भी सिंगल वैल्यू को, राइट। जैसे कि स्ट्रिंग का नंबर, कोई भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल या कोई भी कॉलम के अंदर, राइट। ये क्या होता है आपका स्केलर वैल्यू होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों हमारा, इन सीरीज इंडेक्स कैन बी स्पेसिफाइड डैश। जो आपका इंडेक्स होता है सीरीज के अंदर उसको किस तरीके से मतलब स्पेसिफाइड किया जाता है आपको ये बताना है। ओके देखिए तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों आपका एक्सप्लिसिटली, ऑप्शन नंबर बी है इम्प्लिसिटली एंड ऑप्शन नंबर डी इज ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे बताना है आपको जो सीरीज होती है क्या वो एक्सप्लिसिट होती है या इम्प्लिसिट होती है, आपको ये बताना है, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। मतलब बोथ ए एंड बी, मतलब जो आपकी सीरीज होती है उसका इंडेक्स कैसा होता है, एक्सप्लिसिट भी होता है और इम्प्लिसिट भी होता है। ओके सीरीज कैसी होती है इंडेक्स के अंदर, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। ओके बच्चों देखिए द टाइप कन्वर्जन is a conversion of object from one data type to another data type. Implicit type conversion is automatically performed by the Python interpreter.
मतलब जो आपका इम्प्लिसिट होता है वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली नंबर्स को परफॉर्म करता है आपकी पाइथन लैंग्वेज के अंदर थ्रू अ इंटरप्रेटर। और जो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज ऑल्सो कॉल्ड टाइप कास्टिंग, ये आपने सुना होगा वर्ड बहुत ज्यादा, टाइप कास्टिंग, राइट। द डेटा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आर कन्वर्टेड यूजिंग प्रीडिफाइंड फंक्शन बाय यूजर। मतलब जो होता है आपका एक्सप्लिसिट, उसमें क्या किया जाता है, जो आपके नंबर्स होते हैं या आपका जो डेटा होता है वो क्या होता है, प्री डिफाइन होता है किसी भी यूजर्स के द्वारा, राइट। और जो आपका इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है उसमें क्या होता है, जो भी डेटा होता है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म किया जाता है किसके थ्रू, पाइथन इंटरप्रेटर के थ्रू, राइट। और जो इसमें क्या होता है, एक्सप्लिसिट में यूजर के थ्रू होता है, और जो इम्प्लिसिट में होता है उसमें क्या होता है, पाइथन इंटरप्रेटर के थ्रू डेटा परफॉर्म किया जाता है। ओके, चलिए हम पहुंच गए हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, कैन यू असाइन यूजर डिफाइंड लेबल टू द इंडेक्स एंड यूज देम टू एक्सेस एलिमेंट टू अ सीरीज। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप यूजर डिफाइंड लेबल्स असाइन कर सकते हो किसी भी इंडेक्स के अंदर, और क्या उसको यूज कर सकते हो या उसको एक्सेस कर सकते हो उस एलिमेंट को सीरीज के अंदर। तो अभी हमने ये सारी चीजें देखी थी, तो हाँ हम क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं लेबल्स को इंडेक्स के अंदर और उसको यूज कर सकते हो एज अ एलिमेंट सीरीज के अंदर, राइट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों हमारा, in the given code a series is created from dash values from series 1 equal pd dot series bracket in bracket के अंदर है 20 16 76 34। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस गिवन कोड में ये कौन सी वैल्यूज कहलाएंगी। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर ए है बच्चों आपका स्केलर वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी इज लिस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज नम बाय एरे एंड ऑप्शन नंबर डी इज डिक्शनरीज, राइट। तो बच्चों सेम कोड इसके पहले भी आया था, उसमें क्या लिखी थी यहाँ पर, उसमें लिखा था रेंज और ब्रैकेट में लिखा था 4, रेंज 4 लिखा था तो हमने उसको क्या कहा था, स्केलर वैल्यू कहा था। और यहाँ पर हमें एक सीरीज दिख रही है नंबरों की, जैसे कि 20 16 76 और 34। ओके, तो ये क्या किस फॉर्म में लिखा जाएगा, जो भी सीरीज क्रिएट होगी वो किस फॉर्म में क्रिएट होगी बच्चों, वो क्रिएट होगी आपके लिस्ट के फॉर्म में। मतलब पहले 20 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 76 आएगा, फिर 34 आएगा। तो ये इस फॉर्म में क्या होगी, आपकी सीरीज की वैल्यूज क्रिएट होके आएगी, तो वो क्या कहलाएगा, आपका लिस्ट कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लिस्ट। ओके, देखिए Lists are used to store multiple items in a single variable. Okay, lists are one of 4 built-in data types in Python used to store collection of data. The other 3 are tuple, set and dictionaries, all with different qualities and uses, है ना। मतलब कौन कौन सी चीजें यूज होती है पाइथन के अंदर बच्चों, पहला होता है आपका लिस्ट, दूसरा होता है टपल, सेट एंड डिक्शनरीज, ऑल विथ डिफरेंट क्वालिटीज एंड यूजेस। मतलब सारी की अलग अलग क्वालिटी है और अलग अलग जगह उन्हें क्या किया जाता है बच्चों, यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, लिस्ट किया। लिस्ट कैसा था, यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, which argument can be used in the series method to specify the index value explicitly, right। पहला है बच्चों आपका इंडेक्स, ऑप्शन नंबर बी है इंडेक्स, ऑप्शन नंबर सी इज इंडेक्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज इंडाइसेस, राइट। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से वो कौन सा आर्ग्यूमेंट यूज किया जाता है सीरीज मेथड के अंदर टू मतलब किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को स्पेसिफाई के, मतलब सीरीज के अंदर वो कौन सा आर्ग्यूमेंट यूज किया जाता है इंडेक्स वैल्यू को स्पेसिफाई करने के लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों इंडेक्स अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। ओके, तो वो कौन सा इंडेक्स वैल्यू सही तरीके से असाइन किया जाएगा आपके सीरीज के अंदर, वो आपको बताना है, राइट। समझ गए बच्चों आप लोग क्वेश्चन क्या था। देखिए, क्या यहाँ पर पूरा कैपिटल में लिखा जाएगा इंडेक्स, या सिर्फ आई कैपिटल होगा और बाकी सारे वर्ड स्मॉल में होंगे, या सिर्फ सारे ही वर्ड स्मॉल में होंगे, है ना। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि सीरीज के अंदर किसी भी आर्ग्यूमेंट को स्पेसिफाई करने के लिए जहाँ पर आपको इंडेक्स की वैल्यू स्पेसिफाई करनी होगी उसको किस मेथड से आप स्पेसिफाई करोगे, राइट।
तो उसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। मतलब इस तरीके से इंडेक्स को आप क्या करोगे, वहां पर स्पेसिफाई कर सकते हो, राइट। इंडेक्स की वैल्यू मतलब जो इंडेक्स की वैल्यू है उसमें आपको इस तरीके से उसको लिखना होगा। ओके, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। An index in your example refers to a position within an ordered list. Python strings can be thrown of as list of characters. Each character is given an index from 0 at the beginning of the length -1 at the end. मतलब ये कहाँ से शुरू होगा बच्चों, इंडेक्स आपका 0 से शुरू होगा, लेंथ और जो मतलब ये इसका बिगिनिंग रहेगा और ये कहाँ तक जाएगा, -1 एट द एंड। एट द एंड मतलब ये -1 इसकी लास्ट वैल्यू होगी आपके इंडेक्स के अंदर। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, आइडेंटिफाई द डेटा टाइप ऑफ इंडेक्स इन द गिवन कोड सीरीज 1 इक्वल pd डॉट सीरीज, जो आपके ब्रैकेट में चल रहा है 2648 और जो इंडेक्स है आपका 1256, राइट। तो देखिए इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं बच्चों, वो देख लेते हैं। पहला है इंटीजर 64, फ्लोट 64, स्ट्रिंग 64 और ऑब्जेक्ट 64। तो यहाँ पर आपको बताना है जो आपके सामने कोड दिया गया है उसका डेटा टाइप क्या होगा किसी भी इंडेक्स के अंदर। ओके, तो बच्चों उसका डेटा टाइप हो जाएगा आपका int 64, मतलब कि इंटीजर 64। यहाँ पर देख लेते हैं, देख लीजिए, है ना। तो इसका डेटा टाइप क्या होने वाला है बच्चों, यहाँ पर आपको दिख रहा है सीरीज और यहाँ पर आपको दिख रहा है इंडेक्स, राइट। तो वो कौन सा डेटा टाइप होगा, तो वो डेटा टाइप हो जाएगा बच्चों आपका इंटीजर 64। ओके, समझ में आया आप लोग को यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 है, आइडेंटिफाई द डेटा टाइप ऑफ इंडेक्स इन द गिवन कोड सीरीज 1 pd सीरीज 2648 और जो इसका इंडेक्स है बच्चों वो है यहाँ पर 1.5, 2.6, 5.8 और 6.4, है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उस डेटा टाइप का इंडेक्स क्या होने वाला है। ओके, देखिए पहला है आपका int 64, ऑप्शन नंबर बी इज फ्लोट 64, ऑप्शन नंबर सी इज स्ट्रिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑब्जेक्ट, राइट। तो बच्चों इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फ्लोट, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर वैल्यू पॉइंट में दी गई है ना, डेसिबल में दी गई है वैल्यू, तो उसके लिए कौन सा मतलब डेटा टाइप यूज हो जाएगा, फ्लोट 64 डेटा टाइप वहां पर यूज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फ्लोट 64। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, आइडेंटिफाई द डेटा टाइप ऑफ इंडेक्स इन द गिवन कोड सीरीज, जो चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सीरीज 1 इक्वल pd सीरीज 2648, इंडेक्स यहाँ पर दिया गया है ट्रू, फॉल्स, फॉल्स और ट्रू। यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू बताना है, जो इंडेक्स है उसके लिए किस तरीके का डेटा टाइप डिफाइन किया जाएगा, राइट। तो देखिए पहला है बच्चों आपका इंटीजर, ऑप्शन नंबर बी इज बुलियन, ऑप्शन नंबर सी इज स्ट्रिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू। तो उसके लिए किस तरीके का डेटा टाइप होता है, वो होता है बच्चों आपका बुलियन, राइट। यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर इंडेक्स के लिए किस तरीके का डेटा टाइप हुआ, इंडेक्स के लिए किस तरीके का डेटा टाइप हुआ बच्चों आपका, देखिए 1.5, 2.6, यहाँ पर पॉइंट में वैल्यू थी तो इसलिए वहां पर हमने किस तरीके का डेटा टाइप लिया आपका, फ्लोट 64। ओके, अब यहाँ पर देखिए डेटा टाइप क्या है इंडेक्स का, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स और ट्रू। तो उसके लिए किस तरीके का डेटा टाइप हो गया आपका, बुलियन हो गया, है ना। तो यहाँ पर आपको डेटा टाइप पहचानना था कि आपका जो इंडेक्स है उसका डेटा टाइप क्या है, राइट। तो यहाँ पर देखा आपने 30 का क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बुलियन। चलिए आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई ऑफ द डेटा टाइप ऑफ इंडेक्स इन द गिवन कोड सीरीज 1। यहाँ पर आप देख रहे हैं सीरीज की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चली है, 2, 6, 4 एंड 8, और जो इंडेक्स की वैल्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है राम, अमृत, तन्मय एंड संजीव। तो यहाँ पर आपको इंडेक्स का डेटा टाइप बताना है, राइट। तो देखिए इंडेक्स के लिए ऑप्शन नंबर कौन कौन से ऑप्शन है, पहला है बच्चों आपका इंटीजर,
ऑप्शन नंबर बी इज बूलियन, ऑप्शन नंबर सी इज स्ट्रिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑब्जेक्ट, राइट। तो इंडेक्स का डेटा टाइप क्या दिख रहा है बच्चों आपको यहाँ पर? देखिए इंटीजर नहीं दिख रहा है, बूलियन नहीं दिख रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो उसका डेटा टाइप क्या दिख रहा है हमें? उसका डेटा टाइप दिख रहा है स्ट्रिंग, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्ट्रिंग। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो एक सेकंड बच्चों होल्ड करिएगा। राइट, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है बच्चों, विच फंक्शन इज यूज टू रीड डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, मतलब टेक्स्ट फाइल के डेटा को रीड करने के लिए किस तरीके का डेटा फंक्शन यूज किया जाता है, राइट। तो पहला है बच्चों रीड फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट लाइन्स फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी इज पिकल डेटा फंक्शन, पिकल फंक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी इज डंप फंक्शन, राइट। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है which function is used to read data from text file, तो बच्चों उसका राइट आंसर हो जाएगा read data from text file। इस फंक्शन इस कौन सा हो जाएगा? आपका रीड फंक्शन, राइट। रीड फंक्शन हम यूज करेंगे डेटा मतलब डेटा को रीड करने के लिए किसी भी टेक्स्ट फाइल्स में, किसी भी टेक्स्ट फाइल्स में से डेटा को रीड करने के लिए हम इस फंक्शन का यूज करेंगे, जो कि हो जाएगा आपका रीड फंक्शन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो गया बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। Which of the following will be read entire content of file, ब्रैकेट में है फाइल ऑब्जेक्ट दैट इज एफ। which of the following will read entire content of the file, मतलब आपको entire content को read करना है, इनमें से वो क्या होगा? कौन सा ऑब्जेक्ट होगा किसी भी entire content को read करने के लिए? ऑप्शन नंबर ए है f डॉट रीड्स फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी इज f डॉट रीड फंक्शन, राइट। और ऑप्शन नंबर सी इज f डॉट रीड ब्रैकेट में होगा ऑल, ऑप्शन नंबर डी इज f डॉट रीड ब्रैकेट में होगा एस्ट्रिक्स। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? f डॉट रीड फंक्शन, मतलब कि f डॉट रीड्स फंक्शन विल रीड एंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल, मतलब एंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल को रीड करने के लिए आप कौन से फंक्शंस का यूज करोगे? f डॉट रीड्स फंक्शन का। ओके, चलिए आगे चल यहाँ पर देख लीजिए, टू रीड अ फाइल कंटेंट्स फाइल कंटेंट्स कॉल f डॉट रीड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? साइज, which reads some quantity of data and return it as a string in text mode और byte object in binary mode, मतलब जो उसका कॉल रहेगा, मतलब किसी भी डेटा को रीड करने के लिए आप क्या करोगे? किस वैल्यू को कॉल करोगे? f डॉट रीड, राइट। f डॉट रीड को आप क्या करोगे? कॉल करोगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? which read some quantity of data and return it as a string किस फॉर्म में रिटर्न होगी? इन टेक्स्ट मोड में, है ना। और अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बाइट्स में रहेगा तो वो मतलब किस फॉर्म में आएगा? आपके बाइनरी मोड में आ जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे हम आ गए हैं। विच सिंबल इज यूज फॉर अपेंड मोड, मतलब अगर आप अपेंड मोड में हो तो आप किस सिंबल का यूज करोगे? तो पहला ऑप्शन है बच्चों आपका AP, ऑप्शन नंबर बी इज A, ऑप्शन नंबर सी इज W एंड ऑप्शन नंबर डी इज एप। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? अगर आप अपेंड मोड में हो तो अपेंड मोड को अप्लाई करने के लिए या अपेंड मोड को ऑन करने के लिए आप कौन से सिंबल का यूज करोगे? आप या तो फिर AP यूज करोगे या फिर A यूज करोगे अपेंड मोड को इनेबल करने के लिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, it refers to how the entire file will be used once it's open, है ना। अगर आपको entire file को open करना है तो in order to append a new line or your existing file, तो आप क्या करोगे? append को यूज करोगे। append से आप क्या पहुंच जाओगे? या तो आप न्यू फाइल में पहुंच जाओगे या फिर आपकी एग्जिस्टिंग फाइल में आप पहुंच जाओगे। You need to open the file in append mode by setting A और AP। अगर आप append mode में अपनी फाइल को ओपन करना चाह रहे हो तो आपको कौन सा कोड यूज करना पड़ेगा? A या फिर AP एज अ मोड।
when you open with a A mode the right position will always be at the end of the file। मतलब अगर आप A mode अप्लाई करोगे उसके ऊपर तो जो आपके मतलब आपके फाइल में जो लिखा हुआ है उसकी पूरी पोजीशन कहाँ पर हो जाएगी, will always be at the end of the file, मतलब आपकी फाइल की एंड में उसकी पोजीशन हो जाएगी, राइट। तो अपेंड के लिए हम कौन से सिंबल का यूज करेंगे बच्चों, आपके AP या फिर A का, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A एंड ऑप्शन नंबर B बोथ आर दी करेक्ट। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 35 है बच्चों हमारा, which of the following option can be used to read the first line of text file of data। मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा ऑप्शन सही होगा अगर आपको किसी भी क्या करना है, टू रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ टेक्स्ट फाइल, मतलब किसी भी टेक्स्ट फाइल का फर्स्ट लाइन आपको रीड करना है, तो इनमें से वो कौन सा डेटा टाइप है या कौन सा फंक्शन है जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राइट। देखिए बच्चों, पहला ऑप्शन है F इक्वल ओपन ब्रैकेट के अंदर है डेटा डॉट टेक्स्ट, है ना, कॉलन सेमी कॉलन है F डॉट रीड और यहाँ पर क्या है बच्चों, फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है, ऑप्शन नंबर B है आपका F इक्वल ओपन ब्रैकेट के अंदर क्या है, डेटा डॉट टाइप और ब्रैकेट के अंदर कॉलम के साथ क्या है, R है ना, और यहाँ पर उन्होंने क्या है, एंड के अंदर क्या कर दिया, फंक्शन भी डिफाइन कर दिया है। अब ऑप्शन नंबर C है माई फाइल इक्वल ओपन ब्रैकेट के अंदर है डेटा डॉट txt, है ना फिर अगला आ गया है F डॉट रीड लाइन और क्या है यहाँ पर फंक्शंस है, राइट। ऑप्शन नंबर D क्या है, F इक्वल ओपन, ओपन क्या कर रहे हैं, डेटा डॉट txt, है ना, डेटा डॉट txt और यहाँ पर लगा है टर्मिनेटर या फिर क्या कहेंगे इसको, सेमीकोलन, F डॉट रीड लाइंस और यहाँ पर लगा दिया इन्होंने फंक्शन। तो हमें क्या करना है, अपनी फाइल का क्या करना है, फर्स्ट लाइन को रीड कराना है, राइट। तो उसके लिए सही डेटा टाइप कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर C। देखिए उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा या उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, माई फाइल इक्वल ओपन ब्रैकेट के अंदर डेटा डॉट txt सेमीकोलन F डॉट रीड लाइंस। तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर हम आ गए हैं। फाइल इन पाइथन इज ट्रीटेड एज सीक्वेंस ऑफ, क्या होता है, अगर आपके पाइथन में किसी फाइल को आप किस तरीके से या किस सीक्वेंस में ट्रीट करोगे आपको ये बताना है ना। तो ऑप्शन नंबर A है आपका बाइट्स, ऑप्शन नंबर B है बिट्स, ऑप्शन नंबर C इज बिट्स, ऑप्शन नंबर D इज नन ऑफ दीज, राइट। देखिए बच्चों, अगर आपको पाइथन के अंदर अपनी फाइल को ट्रीट करना है एज अ सीक्वेंस क्या होती है, एज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, मतलब फाइल इन अ पाइथन इज ट्रीटेड एज सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर A। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। विच फंक्शन इज यूज्ड टू फोर्स ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम बफर फाइल, मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा फंक्शन आप यूज करोगे टू फोर्स ट्रांसफर डेटा, जो फोर्स कर रहा है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, कहाँ पर, बफर फाइल में, है ना, बफर टू फाइल, मतलब बफर से फाइल में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है। तो वो कौन सा फंक्शन होगा आपको यहाँ पर ये बताना है। तो पहला है बच्चों यहाँ पर फ्लश ब्रैकेट, ऑप्शन नंबर B इज सेव, ऑप्शन नंबर D इज मूव एंड ऑप्शन नंबर C इज मूव एंड ऑप्शन नंबर D इज नन ऑफ द अबव। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, डेटा को बफर से फाइल में ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए सही फंक्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, दैट इज फ्लश। सेकंड बच्चों, हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ओके, जिसका है बच्चों ऑप्शन नंबर A है आपका फ्लश फंक्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। लेट द फाइल पॉइंटर इज एट द एंड ऑफ थर्ड लाइन, मतलब जो आपका फाइल का पॉइंटर है वो कहाँ है, एट द थर्ड ऑफ लाइन, मतलब आपकी फाइल की थर्ड लाइन पर है ना। in a text file named data.txt which of the following option can be used to read all the remaining lines। तो देखिए यहाँ पर सिंपल आपसे कहा गया है कि जो आपकी एक फाइल ओपन है उसमें आपका पॉइंटर कहाँ पर है, थर्ड लाइन के ऊपर है ना। इन अ टेक्स्ट फाइल नेम, जो आपकी टेक्स्ट फाइल का नाम क्या है, data.txt। आपको पूरा डेटा रीड करना है आपकी फाइल का, तो इनमें से आप कौन सा फंक्शन है जो यूज करने वाले हो, राइट। देखिए
पहला ऑप्शन है एफ डॉट रीड फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी इज एफ डॉट रीड ब्रैकेट के अंदर ऑल, ये मतलब फंक्शन के अंदर उन्होंने वैल्यू डिफाइन कर दी है जो कहला रही है ऑल। ऑप्शन नंबर सी है एफ डॉट रीड लाइन्स और फंक्शन, ऑप्शन नंबर डी इज एफ डॉट रीड लाइन्स। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एफ डॉट रीड। एफ डॉट रीड फंक्शन आप अप्लाई करोगे जिसकी वजह से क्या होगा, आप एंटायर फाइल को मतलब जितनी भी थर्ड लाइन के बाद जितनी भी लाइन रिमेनिंग बची हुई है आप उसको क्या कर लोगे, रीड कर लोगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है डैश मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर सीरियलाइजिंग एंड डीसीरियलाइजिंग एनी पाइथन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रक्चर, एनी पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। मतलब आपको यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से वो कौन सा मॉड्यूल आप यूज करोगे जिसके यूज करने से आप डेटा को क्या कर सकते हो, सीरियलाइज भी कर सकते हो और डीसीरियलाइज भी कर सकते हो पाइथन डेटा स्ट्रक्चर को। ओके, पहला ऑप्शन है बच्चों आपका पिकल, ऑप्शन नंबर बी है अनपिकल, ऑप्शन नंबर सी इज पांडास एंड ऑप्शन नंबर डी इज मैथ। राइट, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, pickle module is used for serializing and deserializing any Python object structure. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। राइट, चलिए देखिए यहाँ पर Python pickle module is used for serializing and deserializing a Python object structure. Any object in Python can be pickle so that it can be saved on disk. That pickle does it, what pickle does it, that it serialize an object first before writing to the file. Pickling is a way to convert a Python object, list, dict और एक्सेट्रा। मतलब जो आपका पिकलिंग है वो क्या है, एक वे है पाइथन के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करने का, जैसे कि लिस्ट, डिक्शनरी और कई तरीके की अदर फाइल्स या अदर ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज रिटर्न व्हेन वी ट्राई टू ओपन अ फाइल इन राइट मोड विच डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, मतलब इनमें से वो कौन सी एरर होगी जब हम क्या करेंगे, व्हेन वी ट्राई टू ओपन अ फाइल इन अ राइट मोड। मतलब हम क्या करेंगे, राइट मोड के अंदर किसी फाइल को ओपन करेंगे जो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इनमें से वो कौन सा एरर आपको प्रोवाइड करेगा, आपको ये बताना है। तो पहला एरर है, पहला ऑप्शन है हमारा फाइल डज नॉट फाउंड एरर, ऑप्शन नंबर बी है फाइल फाउंड एरर, ऑप्शन नंबर सी इज फाइल नॉट एग्जिस्ट एरर एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव। राइट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका नन ऑफ द अबव। जब वहां पर वो फाइल है ही नहीं तो वो कौन सी एरर आपको बताएगा, तो वो इनमें से कोई भी एरर आपको शो नहीं करेगा। ओके बच्चों, देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा आइडेंटिफाई द इनवैलिड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा मोड है जो इनवैलिड होता है आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। देखिए पहला ऑप्शन है बच्चों आपका ए, ऑप्शन नंबर बी है आर प्लस, ऑप्शन नंबर सी है ए आर प्लस, ऑप्शन नंबर डी इज डब्ल्यू। राइट, तो यहाँ पर जो इनवैलिड मोड होता है वो होता है आपका ए आर प्लस, क्योंकि जो ए है वो किसके लिए यूज होता है, अपेंड के लिए यूज होता है, तो ये तो करेक्ट होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा ए आर प्लस, ये क्या होता है, इनकरेक्ट होता है। राइट, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा Which of the following is an invalid mode of file opening। मतलब फाइल ओपनिंग का जो इनवैलिड मोड है वो आपको बताना है। पहला है बच्चों आपका रीड ओनली मोड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ओनली मोड, ऑप्शन नंबर सी इज रीड एंड राइट मोड एंड ऑप्शन नंबर डी इज राइट एंड अपेंड मोड। राइट, तो आपको बताना क्या है कि इनमें से वो कौन सा मोड है जो इनवैलिड है किसी भी फाइल को ओपन करने का। तो वो मोड है बच्चों आपका इनवैलिड मोड कौन सा है, राइट एंड अपेंड मोड क्या है आपका इनवैलिड मोड कहलाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 43 है बच्चों हमारा व्हाट इज एफ इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एफ जो एफ है वो क्या है, इक्वल ओपन ब्रैकेट के अंदर डेटा डॉट टीएक्सटी कॉलन आर।
तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसके अंदर जो एफ है वो क्या कहलाता है। ओके, देखिए पहला ऑप्शन है आपका फाइल नेम, ऑप्शन नंबर बी इज फाइल हैंडल, ऑप्शन नंबर सी इज मोड ऑफ फाइल एंड ऑप्शन नंबर डी इज फाइल हैंडलिंग, राइट। तो देखिए बच्चों, जो यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है या स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसमें एफ को क्या डिनोट करेगा आपको ये बताना है। तो एफ का मतलब क्या होगा यहाँ पर, फाइल हैंडल। तो एफ क्या कर रहा है, ये जो फाइल है उसको हैंडल करने का काम कर रहा है, इसलिए इस स्टेटमेंट में एफ का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर फाइल हैंडल। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSV। तो यहाँ पर जो CSV लिखा है उसका आपको फुल फॉर्म बताना है। तो पहला ऑप्शन है कॉमा सेपरेशन वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी इज कॉमा सिंटैक्स वैल्यू एंड ऑप्शन नंबर डी इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है बच्चों यहाँ पर CSV का जो फुल फॉर्म है वो है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए कि क्वेश्चन नंबर 44 जो है CSV उसका फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। अब यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, comma separated values CSV file is a delimited text file that uses a comma to separate a value। मतलब ये वैल्यू को कॉमा से सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है। Each line of the file is a data record. Each record consists of one or more field separated by comma, है ना। The use of the comma as a field separator is the source of name for a file format। मतलब ये क्या करती है, वैल्यू को सेपरेट करने का काम करती है किसी भी फील्ड में। मतलब each record consists of one or more field separated by commas। मतलब ये कॉमा से क्या हो जाती है, अपने आप को सेपरेट कर लेती है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे हम पहुंच गए हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है विच स्टेटमेंट विल ओपन फाइल data.txt इन append मोड। मतलब आपको एक स्टेटमेंट मतलब विच इनमें से वो कौन सा स्टेटमेंट आप यूज करोगे जो फाइल को ओपन कर देगा जिसका नाम है data.txt इन append मोड। मतलब जो डेटा फाइल को क्या करेगा, append मोड में आपको ओपन करके देगा, राइट। तो पहला ऑप्शन है बच्चों आपका f इक्वल ओपन ब्रैकेट के अंदर data.txt कॉलन a। ओके, अब ऑप्शन नंबर बी है f इक्वल ओपन data.txt और क्या है a b, राइट। तो यहाँ पर बच्चों हम यहाँ पर समझ लेते हैं सिंपली, अगर आपसे बोल रहे हैं वो क्या करना है, आपको डेटा को ओपन करना है। देखिए यहाँ पर इन्होंने जो f का फंक्शन ही नहीं लगाया इसलिए ये गलत हो जाएगा। append मोड में ओपन करने के लिए ab सिंबल हम यूज नहीं करते हैं, इसलिए append मोड में हम फाइल को ओपन करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर a, जहां पर f डिनोट करता है डेटा फाइल हैंडल को। ओके, इक्वल ओपन ब्रैकेट के अंदर data.txt इक्वल a का मतलब क्या होता है, append मोड। ओके, तो ओपन मतलब डेटा फाइल को ओपन करने के लिए या किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए append मोड में सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, f इक्वल ओपन ब्रैकेट के अंदर data.txt कॉलन a। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। What error is written by the following statement if the file does not exist? f इक्वल ओपन ब्रैकेट के अंदर a txt। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से वो कौन सी एरर हमारे पास आएगी जब हमारे पास फाइल डज नॉट ओपन होगी। मतलब इनमें से वो कौन सी एरर आपके सामने शो होगी जब क्या होगी, आपके पास फाइल डज नॉट ओपन का मैसेज आएगा। मतलब जब आपको पता है कि आपके पास वो फाइल नहीं है या फाइल डज नॉट फाउंड का एरर आपके पास आ रहा है, तो इनमें से वो कौन सा स्टेटमेंट शो होगा आपको ये बताना है, राइट। देखिए पहला ऑप्शन है फाइल नॉट फाउंड एरर, ऑप्शन नंबर बी इज नॉट फाउंड एरर, ऑप्शन नंबर सी इज फाइल नॉट फाउंड, ऑप्शन नंबर डी इज फाउंड एरर। ओके, तो देखिए बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइल नॉट फाउंड एरर। अगर आपको ये दिख रहा है कि एरर व्हाट एरर इज रिटर्न बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपने रन कराया है ना, तो आपको ये बताना है कि अगर आप ये वाला स्टेटमेंट रन कराते हो तो आपके पास कौन सी एरर आपको शो हो जाएगी, राइट। तो वो एरर होगी बच्चों आपको आपकी
फाइल नॉट फाउंड की एरर। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन टेक्स टू आर्ग्यूमेंट, मतलब आपको ये बताना है कि इनमें से वो कौन सा फंक्शन है जो हमेशा कितने आर्ग्यूमेंट लेता है, दो तरीके के आर्ग्यूमेंट लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों आपका लोड, ऑप्शन नंबर ए है बच्चों आपका लोड, ऑप्शन नंबर बी इज डंप, ऑप्शन नंबर सी इज बोथ ऑफ द अबो, ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका डंप। मतलब जो डंप फंक्शन होता है उसके अंदर कितने आर्ग्यूमेंट होते हैं, दो आर्ग्यूमेंट होते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 48 के चलते हैं। डॉट पीडीएफ एंड डॉट डॉक आर एग्जांपल्स ऑफ डैश फाइल्स। मतलब यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो डॉट पीडीएफ है और जो डॉट सॉरी और जो डॉट डॉक है वो किस तरीके की फाइल्स हैं या किस तरीके के एग्जाम्पल हैं, राइट। तो बच्चों ये किस तरीके की फाइल है आपकी, ये है आपकी बाइनरी फाइल्स। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब जो पीडीएफ है और जो डॉक है आपकी वो क्या है, बाइनरी फाइल्स हैं आपकी, राइट बच्चों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। द सिंटैक्स ऑफ सीक फंक्शन इज फाइल ऑब्जेक्ट सीक ऑफसेट रेफरेंस पॉइंट व्हाट ऑल वैल्यूज कैन बी गिवन एज अ रेफरेंस पॉइंट। मतलब ये जो आपके सामने वैल्यू लिखी है इसका रेफरेंस पॉइंट क्या होने वाला है आपको ये बताना है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी इज 3 एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, सिंटैक्स ऑफ सीक फंक्शन इज फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट डॉट सीक ऑफसेट, ओके, रेफरेंस पॉइंट व्हाट ऑल वैल्यूज कैन बी गिवन एज अ रेफरेंस पॉइंट। तो ये जो वैल्यूज है ये हमें कितने रेफरेंस पॉइंट देती है आपको ये बताना है। तो ये जो वैल्यूज है बच्चों ये हमें इन सभी तरीके को 1, 2 और 0 ये क्या देती है, हमें रेफरेंस पॉइंट देती है। ओके, देखिए नेक्स्ट है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 50, डैश फंक्शन रिटर्न द करंट पोजीशन ऑफ अ फाइल पॉइंटर, है ना। तो इनमें से बताना है कि वो कौन सा फंक्शन होता है जो रिटर्न करता है करंट पोजीशन ऑफ अ फाइल पॉइंटर। पहला है बच्चों हमारा गेट फंक्शन, बी है हमारा टेल फंक्शन, सी है हमारा कर फंक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी इज हमारा सीक फंक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीक फंक्शन। जो सीक फंक्शन होता है वो क्या करता है, करंट पोजीशन ऑफ पॉइंटर को शो करता है। ओके, चलिए तो बच्चों यहाँ पर हमारे टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ हमारा ये सेशन यहाँ पर एंड होता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। अगर आपको सेशन हमारा अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ बच्चों आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हमें कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। ओके, तो मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि हमारा ये चैनल है बच्चों एजुग्रोन का, इसकी हमारी वेबसाइट है www.edugrown.in। अगर आप इस पे पहुँचते हो तो यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सारे सब्जेक्ट की PDF, ई बुक्स, है ना, MCQ सीरीज, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर आपके जो टर्म 1 के एग्जाम है उसके लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने कुछ बुक्स डिजाइन की है, जैसे कि मैथ्स के MCQ क्वेश्चंस की, साइंस के और सोशल साइंस के MCQ क्वेश्चंस की यहाँ पर ई बुक्स प्रिपेयर की गई है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप मेरा कोड लगाइए प्रीति30। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, इन बुक्स पे 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा और ये बुक आपको काफ़ी कम दामों में अवेलेबल हो जाएगी, ताकि आपको आने वाले एग्जामों में एग्जाम क्वेश्चंस का आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, तो बच्चों इसी के साथ हम ये सेशन को एंड करेंगे। मिलेंगे आपसे एक नए सेशन में एक नए चैप्टर को डिस्कस करने के लिए। बच्चों तो आपका स्कोर क्या रहा है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और जिस भी क्वेश्चन को समझने में आपको प्रॉब्लम हुई है हमें वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि आने वाले वीडियो में हम उनका सॉल्यूशन आपको बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। ओके बच्चों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए थैंक यू।